एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो ईयरली है उसको हम लोग खत्म करेंगे आराम से धीरे धीरे करके। विद इन अ मंथ हम लोग पूरा कवर कर लेंगे 2023 और अभी तक के 24 को, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपकी। हम लोग बात करते हैं डिफेंस के अंदर, साइंस एंड टेक के में ही डिफेंस को भी देख लेते हैं। डिफेंस की बात करें तो आईएनएस प्रलय के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। आईएनएस प्रलय एक SRBM है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 350 से लेके 500 किलोमीटर तक वार कर सकता है। 500 से 1000 kg तक वारहेड लेके जा सकता है। वारहेड किसको कहते हैं? ये वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हैं ना, इसको वारहेड कहा जाता है। यानी इतने भारी वो कोई भी हथियार, बम डाल दो या कुछ भी डाल दो, उसको वो उठा के कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ये जो SRBM है, इसको अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था, और ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है, यानी इसके अंदर सिर्फ सॉलिड फ्यूल जाता है। और इसको कंपेयर किससे किया जा रहा है? इस प्रलय को चीन के डोंगफिंग 12 के साथ, और रसिया का 9K720 इस्कांदर के साथ, तो ये दो जो है इनके साथ कंपेयर किया जाता है, और दोनों वहां की अच्छी मिसाइलें मानी जाती है, अच्छी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, और ये सब बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आता है। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग अब बात करते हैं समर डिफेंस सिस्टम। अब हम लोग बात कर लेते हैं समर की। समर क्या है? तो समर बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ये समर का एक्चुअल इमेज नहीं है, ध्यान रखना। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। एयर डिफेंस सिस्टम हवा आसमान से अगर कोई अटैक हो रहा है, किसी मिसाइल का, ड्रोन का, किसी भी चीज का, उससे बचाने के लिए इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जाता है। मान लो पाकिस्तान ने कोई मिसाइल लॉन्च कर दिया, तो उसको जमीन पे गिरने के पहले हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफेंस सिस्टम होता है। लगभग सभी डेवलप्ड कंट्री के पास है, भारत ने भी अपना डेवलप किया है। जैसे इस तरह से कोई भी अब इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। अब इसको ओपन कर दिया गया, इसमें रडार भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ों के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन मिलता है, और इसके अंदर होता है मिसाइल। तो जब कुछ ऐसा होगा तो यहाँ से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये लॉन्च, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो जो मिसाइल दूर से आ रहा है उसको हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम समर रखा गया है। इस समर को आप ऐसे जानिए, इस सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रेटिलिएशन का मतलब होता है प्रतिरोध करना। तो ये जो समर है, ये इसको अभी ट्राई किया गया था। भारतीय वायुसेना का अस्त्र शक्ति 2023 हुआ था आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका एयरफोर्स बेस है, वहां पे इसको ट्राई किया गया था। ये सरफेस टू एयर है, यानी सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है। और जो भी इस तरह की डिफेंस सिस्टम वाली मिसाइल होती है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, वो मोस्टली सरफेस टू एयर ही होती है। इसका रेंज क्या है? 10 से 12 किलोमीटर, यानी 10 से 12 किलोमीटर ऊपर आसमान में ये किसी को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन इसकी खासियत एक और है। वो खासियत ये है कि कोई अगर बहुत नीचे भी, यानी बहुत नीचे के डिस्टेंस से बहुत लो डिस्टेंस पे अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो उसको भी ये उड़ा सकता है, यानी उसको भी ये टारगेट कर सकता है। और जो दूर से आता है और ऊंचाई से आता है उसको टारगेट करना आसान होता है, और जो काफी नीचे नीचे उड़ता है उसको टारगेट करना मुश्किल होता है। जैसे आपको पता है, कई स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाली जो हेलीकॉप्टर्स होती हैं, जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने जिस हेलीकॉप्टर का यूज किया था, वो काफी नीचे, तो उसको रडार पकड़ नहीं पाता है। तो उन सब चीजों को भी पकड़ने के लिए इसको तैयार किया गया है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह है समर के बाद आईएनएस इम्फाल के साथ कई सारे फैक्ट्स हैं। सबसे पहले इनके कुछ इससे रिलेटेड जो डाटा है वो देख लीजिए। आईएनएस इम्फाल में तो 75% के तक इंडियन सामान यूज किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 163 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 17 मीटर है। इसका जो वेट है यानी वजन है
वो 7400 टन है और इसकी जो स्पीड है वो 30 नॉट है, यानी नॉट मतलब समुद्री मील 30 नॉट है। अब ये जो इम्फाल को बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B के अंदर कई सारा, अभी ऑलरेडी ये तीसरा है जो बनाया गया है। इसके पहले आईएनएस विशाखापत्तनम से स्टार्ट किया गया था इसको। आईएनएस विशाखापत्तनम के बाद आईएनएस मोर्मुगुआ बना और अब ये आईएनएस इम्फाल है। कहा यह भी चाहता है कि ये पहला नौसेना का ऐसा युद्धपोत है जिसको, यानी पहला ओवरऑल ये ऐसा युद्धपोत है, वॉर पोत है जिसको किसी नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पे नाम रखा गया है। अदरवाइज बाकी सब बहुत सारा, विशाखापत्तनम, मोर्मुगुआ, लेकिन पहली बार नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पे रखा गया है। तो ये है स्वदेशी है, मोस्टली 75% के आसपास ये। और एक और फैक्ट इनके साथ जुड़ गया है कि सबसे कम समय में इसको तैयार कर लिया गया है। ठीक है, इस पे ब्रह्मोस का जो बिल्कुल अपग्रेडेड वर्जन है उसको भी यहां से लॉन्च किया जा सकता है। तो कुल मिला के कहा जाता है ये एक ऐसा है जो एटॉमिक हमला हो तब, केमिकल वेपन का हमला हो या बायो वेपन का हमला हो, किसी भी तरह के अटैक में ये के लिए ये सुरक्षित है, यानी आराम से वहां पे काम कर सकता है ये। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। न्योमा एयरफील्ड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्योमा एयरफील्ड। न्योमा एयरफील्ड के बारे में आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले बड़ा ही खूबसूरत जगह लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख इसके लिए नहीं बना है। तब भी राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया। राइट, ध्यान रखिएगा ये 13,710 फीट ऊंचाई पे है। इतना ही नहीं, एक और फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, पहला नहीं है, ये तीसरा लद्दाख में एयरबेस है। इसके पहले लेह में एक एयरबेस है और दूसरा थोइस में एयरबेस है। तो एक लेह में है, एक थोइस में एयरबेस है जहां लड़ाकू विमान को आराम से वहां से रन करवाया जा सकता है। और ये जो एयरफील्ड बना है ये ईस्ट लद्दाख में बना है और भारत और चीन के बीच में जो एलएसी है उस एलएसी के पास में स्थित है। तो अचानक से कभी ऐसा जरूरत ना पड़ गया तो वहां से लॉन्च किया जा सकता है। डीआरडीओ के द्वारा वहां तक बनाने के लिए रोड सब बना के इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डिजाइन किया गया है न्योमा एयरफील्ड। अब है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक रोबोट है, यहां देख रहे हैं, सॉरी ड्रोन है, ये दिख रहा है ड्रोन, ये एक ड्रोन है, इसको इनोग्रेट किया गया। इस ड्रोन की खासियत ये है इसमें कि ये पूरी तरह से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और इसको बनाया है प्राइवेट कंपनी ने। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ये सब नहीं बनाया, ग्रेने रोबोटिक्स उसका नाम है, उसने बनाया है। कहा जाता है 360 डिग्री का सुरक्षा दे सकता है और एक दो नहीं 4000 किलोमीटर तक के एरिया को ये कवर कर सकता है। ठीक है, 4000 तक के एरिया को कवर कर सकता है। और कहा यह भी गया है कि इंद्रजाल दुनिया का एकमात्र ऑटोनॉमस यानी CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। तो ये छोटे से लेके बड़े जिनको भी जरूरत है वो इसका यूज कर सकते हैं। और पहला AI वाला जो ये सिस्टम है ये पहली बार किया गया है। इससे ये हो सकता है जिसका यूज आगे किया जाएगा कि किसी भी तरह का, अगर हमारे पास एटॉमिक रिएक्टर है, कुछ उस तरह के सेंसिटिव क्षेत्र हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई ऐसा शहर है, क्योंकि 4000 किलोमीटर का रेंज बहुत होता है ना, तो उन पे निगरानी इससे रखी जा सकती है। IL-38 सिर्फ IL-38 नहीं है बल्कि IL-38C ड्रैगन इसका नाम है। IL-38 का जो फुल फॉर्म है, IL का पहले इल्यूशन 38 इसको कहते हैं। IL का मतलब है इल्यूशन 38, इसका नाम है पहला। दूसरा अमेरिका से इसको लिया, सॉरी सोवियत रूस से इसको लिया गया था। राइट, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब है क्या ये? तो अभी IL-38C ड्रैगन जो है वो एक तरह से टोही विमान है, यानी ये जो है वो समुद्री गश्ती करता है। ये पनडुब्बी रोधी विमान भी कहा जाता है, यानी एंटी सबमरीन वारफायर एयरक्राफ्ट भी इसके अंदर इसको कहा जाता है। और गश्ती लगाता है ये, ताकि कुछ भी ऐसा हो तो उसके बारे में पता चल जाए। किसका था? रसिया का था ना। इसको शिफ्ट किया गया, किसके साथ किया गया है? तो इसको किया गया है P-8I विमान के साथ। P-8I। अब ये P-8I किसका है? अमेरिका का। तो
तो अमेरिका के P8I के साथ इसको हटा दिया गया है। तो अब इस तरह से IL-38C ड्रैगन काम नहीं करेगा, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। 1977 में इसको लाया गया था। अब है INS अंद्रोथ। चलिए अंद्रोथ की कुछ बात कर लेते हैं। अंद्रोथ की बात करने के पहले ये ध्यान रखिए कि इसको कलकत्ता के हुगली नदी में लॉन्च किया गया है। और ये क्या है, तो ये अंद्रोथ जो है एंटी सबमरीन क्राफ्ट है, परमाणु रोधी पोत है। हो गया, पहले फैक्ट्स देख लें कुछ। तो फैक्ट्स ये है कि फैक्ट्स के पहले कुछ और देख लेते हैं। ये एंड्रोथ का नाम जो आ रहा है, ये एंड्रोथ क्या है, किस जगह का नाम है? एंड्रोथ बेसिकली लक्षद्वीप, सुना होगा, यूटी है हमारा, उसके एंड्रोथ द्वीप के नाम पर इसका नाम एंड्रोथ रखा गया है। अब ये लक्षद्वीप को लेकर अभी चल रहा है ना, तो उसके इंपॉर्टेंस, मालदीव के साथ जो पंगा चल रहा है, तो लक्षद्वीप के इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए एंड्रोथ द्वीप के नाम पे इसका नाम रखा गया है। GRSE यानी मेमर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इनका और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक टाई अप हुआ था कि ऐसे हमें 8 शिप चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट 8 चाहिए। इस 8 में ये जो एंड्रोथ है ये दूसरा है। सबसे पहला जो था वो अर्नाला था, ठीक है, अर्नाला पहला था, एंड्रोथ दूसरा है। पहले दोनों का लंबाई, अर्नाला का भी और एंड्रोथ का भी, सब कुछ इक्वल है, कोई अंतर नहीं है। दोनों 77.6 इसकी लेंथ है। चौड़ाई की बात करें तो 10.5 मीटर चौड़ाई है। स्पीड की बात करें 25 नॉटिकल मील, समुद्री मील स्पीड है। वजन उठाने की बात करें तो 900 टन इसकी 900 टन जो है ये विस्थापन क्षमता इसका है। तो ऐसे टोटल 8 बनेंगे। 8 में आपको पहला बता दिया अर्नाला था। 8 के बाद जो तीसरा है उसका नाम है अंजदीप कट्टुपल्ली तमिलनाडु में, उसको भी ले आया गया है। उसके बाद चौथा बनने वाला है अमीनी। ये अमीनी भी लक्षद्वीप पे है। तो अमीनी और एंड्रोथ दोनों लक्षद्वीप के आइसलैंड पे रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और ऐसे टोटल 8 इनको बनाने हैं। ये वाला दूसरा था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रबल की। प्रबल क्या है? प्रबल एक रिवॉल्वर है, आपको सामने दिख रहा है ना। प्रबल एक रिवॉल्वर है, ये उसका ओरिजिनल इमेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रबल एक रिवॉल्वर है, लॉन्ग रेंज वाली रिवॉल्वर है। यानी अभी तक जो मार्केट में मैक्सिमम रिवॉल्वर है उसके बारे में कहा जाता है 20 मीटर तक ही वो किसी पे अटैक कर सकता है। ये रिवॉल्वर जो प्रबल है ये 50 मीटर तक अटैक कर सकता है। 0.32 बोर का ये रिवॉल्वर है, यानी इस बोर का मतलब उसका जो होल है वो 0.32 का है और वो लगभग 50 मीटर तक अटैक कर सकता है। एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है और ये एक ऐसा भारत में निर्मित ऐसा रिवॉल्वर है जिसके बारे में कहा जाता है ये साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है, लंबी दूरी तक मार कर सकता है और 675 के आसपास इसका वजन है। इससे ज़्यादा क्या करना है, जान के चलाना तो है नहीं। INS कृपाण, देखिए ध्यान रखिए, INS कृपाण को गिफ्ट दिया गया है। किसको गिफ्ट दिया गया है? तो वियतनाम को भारत के द्वारा एकदम से एक्टिव पोर्ट को दान में दे दिया है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि INS जो कृपाण है, जब वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर यहां पे आए थे जनरल फान वान गियांग, तो उनको ये INS कृपाण गिफ्ट में दे दिया गया है। और ऐसा नहीं कि पहली बार इनको दिया जा रहा है, इसके पहले मालदीव को दिया गया, मॉरिशस को दिया गया, श्रीलंका को दिया गया, मोजाम्बिक को दिया गया, म्यांमार को दिया गया और सेशल्स को दिया गया। तो इसके पहले भी कई देशों को दिया जा चुका है। और इसके बारे में अगर थोड़ा फैक्ट देख लें तो इसकी जो लंबाई है वो 90 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 10.45 मीटर है और 450 टन ये वजनी है। ये INS कृपाण जो है वो खुकरी रेंज का है। 1991 में इसको लाया गया था। 32 साल तक इसने सेवा की और इसको आज़ाद करके जुलाई 2023 का फैक्ट है, इसको वियतनाम को दे दिया। वियतनाम की जो पीपल्स नेवी है, वहाँ का नेवी का नाम है पीपल्स नेवी,
उनको ये दे दिया गया है कि अब लीजिए, आपको हमने गिफ्ट कर दिया। अस्त्र मिसाइल के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्चुअली अस्त्र मिसाइल के साथ पहली बार क्या हुआ है वो बताते हैं। पहली बार इसको तेजस से लॉन्च कर दिया गया। इसके पहले अस्त्र मिसाइल को जब भी लॉन्च किया गया है तो वो सुखोई 30 MKI से किया गया है। पहली बार इसको तेजस से लॉन्च किया गया और 20,000 फीट ऊंचाई से इस विमान को दागा गया था। आपको पता है अस्त्र मिसाइल के बारे में, ठीक है। तो वायुसेना के द्वारा पहली बार तेजस लड़ाकू विमान से अस्त्र मिसाइल को लॉन्च किया गया, यह इंपॉर्टेंट है। और वो भी गोवा कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया था। अब है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? देखो, भारत अभी लगातार डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। आपको पता है, लगातार वो चाह रहा है कि मतलब पूरी तरह से हम लैस भी हो जाएं और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन के उभरें। अभी भारत ने इसके लिए ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम डिजाइन किया है, स्टार्ट किया है। उस पूरे प्रोग्राम को, यानी इस LRSAM को उन्होंने प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को विकास करने वाला कार्यक्रम है, यानी LSRAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम के लिए जो नाम रखा गया है दैट इज प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा को DRDO डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में कहा जाता है कि ये 3 स्तर, ठीक है, 3 टायर्ड यानी 3 स्तरीय 3 लेयर पे ये प्रोजेक्ट कुशा अपने आप को डेवलप करेगा। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, यानी मैक्सिमम 350 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई हवाई खतरा है, कोई भी, वो बैलिस्टिक आ जाए, मिसाइल क्रूज आ जाए, ड्रोन आ जाए, स्टेल्थ आ जाए, कुछ भी, तो उसको ये समाप्त कर दे। तो इसके लिए 3 स्तर, ये 3 लेयर पे ये काम किया जा रहा है। एक सिस्टम होगा जो 150 पे काम करेगा, एक 250 पे काम करेगा, एक 350 पे काम करेगा। तो ऐसे मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, अस्त्रा नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट कुशा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और वो है सर्वेक्षण पोत है संशोधक एक रिसर्चर पोत है ये। इसको ध्यान देना है यहाँ पे फैक्ट क्या कि संशोधक, ये देखो इस तरह का है, इसको अभी इनॉग्रेट किया गया। एक्चुअली संशोधक को अभी चेन्नई के कट्टुपल्ली में इसका जलावतरण किया गया है। इसको L&T का नाम आपने सुना है, लार्सन एंड टर्बो। L&T ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा को सहयोग किया है, और इस तरह की ये टोटल 4 शिप बननी है। ये अंतिम शिप है। इसके पहले संध्यायक, निर्देशक, इच्छक लॉन्च हो चुका है, संशोधक को भी लॉन्च कर दिया गया है। इसकी जो लंबाई है, 110 मीटर, जो चौड़ाई है वो 16 मीटर, और वजन की बात करें तो 3400 टन इसका वजन होगा। फैक्ट ये है 235 के आसपास इसके अंदर लोग आ सकते हैं। इसका टॉप स्पीड 18 नॉटिकल माइल होगा। ये सारे फैक्ट्स हैं। 80% के आसपास इक्विपमेंट्स इंडियन ही लगे हैं, तो इतना काफ़ी है इसके लिए। तो ये बेसिकली रिसर्च करने वाला पोर्ट है जो रिसर्च करेगा। MB एम्प्रेस के बारे में बस आप इतना ही जानिए कि भारत का ये पहला इंटरनेशनल क्रूज पोत है, यानी फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है। इसको MB एम्प्रेस नाम दिया गया है, और ये चेन्नई से, इसका जो पहला ही जर्नी था वो चेन्नई से श्रीलंका के लिए था। तो चेन्नई के जो इंटरनेशनल क्रूज टूरिस्ट टर्मिनल है वहाँ से स्टार्ट किया और श्रीलंका गया। श्रीलंका में ये कहाँ रुकता है? हम्बनटोटा, त्रिकोमाली, कांके संतुराई, इन 3 जगहों पे ये रुकता है। तो इस तरह से MV एम्प्रेस भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर।